नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में आज हम लोग पुष्यभूति वंश, मुख्य रूप से हर्षवर्धन, वाकाटक वंश, चालुक्य वंश और त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास में पुष्यभूति वंश में जो महत्वपूर्ण शासक हुआ है, वो मूल रूप से हर्षवर्धन ही है। ठीक है? जिसने जो है थानेश्वर जो है वो हरियाणा में है, उसको जो है अपनी राजधानी बनाया था और बाद में कन्नौज में अपनी राजधानी को परिवर्तित की। हर्षवर्धन जो है के शासनकाल में एक बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और जो ये आयोजन था वो मूल रूप से हैनसांग के द्वारा जो है किया गया था। तो ये आयोजन जो है ये हर्षवर्धन ने करवाया था और हैनसांग को इसका अध्यक्ष बनाया था। खैर, वाकाटक वंश में हम प्रवरसेन के बारे में जानेंगे, जो कि सबसे प्रतापी राजा हुआ प्रवरसेन। ठीक है? उसके बाद चालुक्य वंश में हमारे कल्याणी के चालुक्य हैं और वेंगी के चालुक्य हैं। इन दोनों के बारे में हम जानेंगे। त्रिकोणीय संघर्ष में बेसिकली हम लोग जानते हैं कि गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, इनके बीच में कन्नौज जो थी, वो राजधानी बनाने के परिणाम स्वरूप ये लोग चाहते थे कि कन्नौज पर आक्रमण करके कन्नौज राज्य को जीत लिया जाए। तो किस तरीके से ये त्रिकोणीय संघर्ष चला, इसके बारे में भी हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो प्रारंभ करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में जो गुप्तोत्तर काल है, उसमें इस वीडियो लेक्चर को। ठीक है? तो सबसे पहले हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो था वो 606 से 647 ईस्वी तक शासक रहा। ये जो है पुष्यभूति वंश का था। हैनसांग के द्वारा इसको वैश्य जाति का बताया गया है। ठीक है? हर्षवर्धन का जन्म जो है 591 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। ठीक है? माता यशोमती थीं और सिंहासन रोहण के समय में उसकी आयु मात्र 16 वर्ष थी। बहन और भाई का भी उल्लेख मिलता है कि बहन जो थी वो राजश्री थी, जिसका विवाह कन्नौज के मोखरी शासक जो थे ग्रहवर्मन, उससे हुआ था। और भाई जो था वो बड़ा भाई था, ये राज्यवर्धन। ठीक है? तो बड़ा भाई जो था वो राज्यवर्धन था, उसके बारे में भी जानकारी। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हर्ष का पिता जो था वो प्रभाकर वर्धन था। इसकी मृत्यु पर उसकी माता यशोमती जो है सती हो गई थी। देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सती का चर्चा आई है इसमें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है, ये यूपी पीसीएस के लिए और जो बाकी यूपी के अदर एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद में उसकी माता जो थी वो यशोमती सती हो गई थी। उसके पश्चात शशांक ने मालवा नरेश देवगुप्त की सहायता से कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। ठीक है? अब शशांक जो है वो मालवा नरेश जो है देवगुप्त। अब आप ये समझिए कि मालवा नरेश जो है, तो मालवा क्षेत्र कौन सा है हमारा? राजस्थान का निचला जो इलाका है और जो मध्य प्रदेश का जो इलाका है, उसको वो क्षेत्र जो है वो मालवा क्षेत्र कहा जाता है। वहाँ पर देवगुप्त जो है शासन करता था और शशांक जो है ये हमारा उड़ीसा की तरफ जो है शासन करता था। ठीक है? तो बंगाल और उड़ीसा बेसिकली। तो आक्रमण के दौरान मालवा नरेश देवगुप्त ने कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। अब ग्रहवर्मन था कौन? ये राजर्षि का पति था। और राजश्री कौन थी? ये हर्षवर्धन की बहन थी। तो राजश्री को कन्नौज के कारागार में डाल दिया। अब उसने जो है उसके पति को ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और उसको जो है कारागार में डाल दिया। इस पर राजवर्धन ने, जो उसका बड़ा भाई था, किसका? हर्षवर्धन का। ठीक है? हर्षवर्धन का बड़ा भाई,
तो इसका जो बड़ा भाई था ये राजवर्धन, इसने अभियान करके मालवा नरेश देवगुप्त को मार डाला, किंतु वह देवगुप्त के मित्र गौड़ के राजा शशांक द्वारा धोखे से मारा गया। अब ये गौड़ के राजा, ये गौड़ जो है बंगाल में होते थे ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। जब हर्षराज सिंहासन पर बैठा तब उसके समक्ष दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला क्या था? राज्यवर्धन की हत्या के प्रतिशोध करना, तो गौड़ शासक शशांक की हत्या करना। ठीक है, और दूसरा क्या था कि राजश्री को कन्नौज के कारागार से मुक्त कराना। ठीक है ना। अब हर्षवर्धन ने अपने प्रथम उद्देश्य में संभवतः सफल नहीं हो सका था। ठीक है ना, किंतु शशांक के मृत्यु के उपरांत उसने मगध और गौड़ को कामरूप, कामरूप कहते हैं असम को, के राजा भास्कर वर्मन की सहायता से जीत लिया। सिंहासन रूढ़ होने के बाद हर्षवर्धन ने सबसे पहले विंध्य पर्वत पर आत्मदाह करने, या फिर सती होने जा रही थी उसकी बहन, उसकी विधवा जो बहन थी राजश्री, उसको बचाया था, क्योंकि जो है इसने जो है ये राज्यवर्धन की हत्या का प्रतिशोध भी लेना था इसको, और उसको कारागार से भी मुक्त कराना था। ठीक है ना, राजश्री को। अब आते हैं नेक्स्ट। अब हैनसांग भिक्षु जो है वो हर्षवर्धन के समय में भारत आया और हर्षवर्धन की राजसभा में रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ में उसका युद्ध हुआ, किसका? हर्षवर्धन का। अब हर्षवर्धन जो है ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाना चाहता था, और जो पुलकेशिन द्वितीय था, जो चालुक्य शासक था, वो दक्षिण से उत्तर की ओर आना चाहता था, अपनी जो है शक्ति को और बढ़ाना चाहते थे ये लोग। तो ये दोनों जो है नर्मदा नदी के तट पर जो है दोनों छोर पर ये टकराए, और टकरा कर इनके बीच में युद्ध हुआ। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध। अब इसके जो है तात्कालिक कारण क्या थे? बेसिकली चालुक्य शासक जो था वो पुलकेशिन द्वितीय, निरंतर विजयों के फलस्वरूप, ठीक है ना, हर्ष के राज्य में पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक विस्तृत हो गई थी। ठीक है, हर्ष ने इधर से अपना सीमा जो है नर्मदा नदी तक आ गई, तथा नर्मदा के दक्षिण में राज कर रहा पुलकेशिन उत्तर दिशा में राज्य विस्तार का आकांक्षी था। ठीक है, यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया। परिणाम क्या हुआ? ऐहोल अभिलेख के अनुसार इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई। देखिए, ऐहोल अभिलेख जो है ये रवि कीर्ति ने लिखा है, रवि कीर्ति ने। ठीक है, और रवि कीर्ति जो है ये पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। ऐहोल शिलालेख की रचना पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने की थी। ठीक है, अब ये जो है मंत्री भी था और दरबारी कवि भी था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी क्या थी? बादामी या वातापी। तो हर्षचरित में हर्ष द्वारा नेपाल विजय का भी संकेत मिलता है। ठीक है, और हर्षचरित किसने लिखी थी? ये बाणभट्ट ने लिखी थी। अब बाणभट्ट ने जो हर्षचरित लिखी उसमें हर्षवर्धन के शासनकाल में बाणभट्ट भी एक कवि था, तो ये याद रखिएगा। तो ये उसमें जो है हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। कामरूप ऑब्लिक या फिर असम के राजा भास्कर वर्मन ने हंस बेग नामक राजदूत के माध्यम से हर्षवर्धन से मैत्री संबंध स्थापित किए थे। हर्ष का साम्राज्य विस्तार पंजाब से लेकर उत्तरी उड़ीसा तक और हिमालय से नर्मदा तक था, तो इसने बहुत अपना जो है साम्राज्य बढ़ा लिया था हर्षवर्धन ने। हर्ष प्रारंभिक जीवन में शैव था, और बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र, ये नाम याद रखिएगा, दिवाकर मित्र, दिवाकर मित्र के प्रभाव से वह बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद में हैनसांग से जब उसकी मुलाकात होती है तो उससे मिलने के बाद में वह पूर्णतया बौद्ध हो जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया था। अब ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि महायान और हीनयान ये जो है दो शाखाओं में जो है बट गया था बौद्ध धर्म, हीनयान। तो इन दोनों में जो बटा था वो चतुर्थ बौद्ध संगति जो थी 78 ईस्वी में जो हुई थी, है ना, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में, उसमें ऐसा ये महायान और हीनयान जो है दो भागों में बौद्ध धर्म जो है बट गया। तो ये याद रखिएगा। और इसका
जब ये हुई थी बौद्ध धर्म की संगति, तो उसमें वसुमित्र जो था वो अध्यक्ष बना था और अश्वघोष जो है वो उपाध्यक्ष था। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मौर्योत्तर काल में। ठीक है, तो धार्मिक रूप से सहिष्णु हर्ष ने विश्राम गृह और चिकित्सालय बनवाए और ब्राह्मण, बौद्ध और जैन प्रतिष्ठानों को दान दिए। हेनसांग ने हर्ष के राज्यकाल की दो सर्वाधिक प्रसिद्ध घटनाओं कन्नौज तथा प्रयाग में आयोजित सभाओं का वर्णन किया है। ठीक है, एक प्रयाग में हुई थी और कन्नौज में हुई थी। जो बड़ी वाली हुई थी वो प्रयाग में हुई थी। ठीक है, उसके बाद उसमें जो है हेनसांग को ही अध्यक्ष बनाया गया था। अब कन्नौज की सभा हेनसांग के सम्मान में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता हेनसांग ने ही की थी। ठीक है, हर्ष प्रयाग, यहाँ पे हर्ष नाम जो है ये हर्षवर्धन का है। हर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में प्रति 5वें वर्ष जो है धार्मिक अनुष्ठान समारोह आयोजित करता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसांग ने प्रयाग में ही हर्ष से स्वदेश या चीन जाने की, ये चीनी यात्री था और इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से जो ये है भारत आया था। ठीक है, तो इसने वहीं पे अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। तो चीन जाने के लिए विदाई ले ली थी। ठीक है, और ये चला गया। और हर्ष के समय में हर्षवर्धन ने जो बुक्स लिखी हैं, तो रचनाएं हैं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये नामक संस्कृत के नाटक जो है की रचना जो है किसने करी है? हर्षवर्धन ने। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज को स्थानांतरित कर ली और हर्ष के दरबारी कवि बाण यानी बाण भट्ट ने हर्षचरित नामक ग्रंथ लिखा। अब ये जो थानेश्वर था ये हरियाणा में था, याद रखिएगा, और इसने हरियाणा से कन्नौज को राजधानी जो है यूपी में, उत्तर प्रदेश में शिफ्ट कर ली थी। ठीक है, अब आते हैं वाकाटक वंश। ये दक्षिण भारत की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। तो दक्षिण भारत में वाकाटक वंश था। तो 3री शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में सत्तारूढ़ होने वाले वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था? बिंदशक्ति। पश्चिमी तथा मध्य भारत में वाकाटक साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक विंध्यशक्ति का पुत्र प्रवरसेन था। तो प्रवरसेन जो है वाकाटक वंश का जो है महत्वपूर्ण शासक था। तो प्रवरसेन एकमात्र वाकाटक शासक था जिसे सम्राट की उपाधि धारण की थी जिसने। तो ये याद रखिएगा। उसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। किसने? प्रवरसेन ने। और वाजपेयी यज्ञ भी किया था। तो 4 अश्वमेध यज्ञ ये पूछा जाता है एग्जाम में। बहुत बार यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी आया है, प्रीवियस ईयर में, अदर एग्जाम्स में भी ये पूछा गया है कि 4 अश्वमेध यज्ञ को करने वाला कौन सा राजा था या कौन सा शासक था या कौन सा सम्राट था? तो वो प्रवरसेन था। ठीक है, शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया था। ये हमने गुप्त काल में पढ़ा भी था। ठीक है, हरिसेन जो था वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। उससे उसके मृत्युपरांत वाकाटक साम्राज्य जो है वो नष्ट हो गया था। अब आते हैं बादामी के चालुक्य। बेसिकली जो है दक्कन में वाकाटकों के पश्चात सत्ता में आ गए थे ये बादामी चालुक्य, और चालुक्यों ने वातापी ओब्लिक बादामी, ठीक है ना। और वातापी कौंड की उपाधि किसने धारण करी थी? ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, तो वातापी एवं ऐहोल जिला बीजापुर कर्नाटक के आधार पर उत्तर की ओर नासिक के समीपवर्ती क्षेत्र एवं ऊपरी गोदावरी क्षेत्र पर आधिपत्य कर लिया था। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है, तो 610 से 642 ईस्वी तक ये रहा था। इसके बाद में जो है चालुक्य राज जो था बाद में 2 भागों में विभाजित हो गया। एक जो मुख्य शाखा थी वो पश्चिमी भाग था, वो जो था कल्याणी के चालुक्य कहलाते थे, और दूसरा जो पूर्वी भाग था वो जो है वेंगी के चालुक्य कहलाते थे। तो दोनों के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं कि जो कल्याणी के चालुक्य थे, तो इस वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास जो है तैलप द्वितीय से शुरू होता है। 973 से 997 ईस्वी तक ये जो है चालुक्य जो है कल्याणी के वो रहे। तो इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? विक्रमादित्य षष्ठ छठवां, 1076 से 1126 ईस्वी तक था। ठीक है, और बिल्हण ने विक्रमांक देव चरित्र में इसकी उपलब्धियों का वर्णन किया है। अब विक्रमांक देव चरित्र जो है ये बिल्हण ने लिखी
और बिल्हण जो था वो विक्रमादित्य षष्ठ का कवि था, ठीक है, राजकवि था। मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर ने लिखी, ये भी जो है विज्ञानेश्वर भी जो था विक्रमादित्य षष्ठ का मंत्री था, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सोमेश्वर चतुर्थ, ठीक है, 1181 से 1185 तक, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है साउथ इंडिया को लेकर के, ये भी बहुत पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं पूर्वी शाखा वेंगी के चालुक्य। अब वेंगी के चालुक्य भी कहे जाते थे पूर्वी शाखा वाले। तो इस वंश की स्थापना पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र किसने करी थी? विष्णुवर्धन ने की थी। और ये 615 से 633 ईस्वी तक रहा था। राजधानी पहले पिष्टपुरी, तत्पश्चात वेंगी आंध्र प्रदेश बना दी गई थी। यह शाखा मुख्य शाखा पश्चिमी शाखा कल्याणी के चालुक्यों से स्वतंत्र 12वीं सदी तक राज्य करती रही और इस वंश का अंतिम शासक विजयादित्य सप्तम था। हम लोग एक एक्स्ट्रा जो वीडियो क्लास लेंगे उसमें दक्षिण भारत के बारे में डिस्कस करेंगे, दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम पांड्य राज्य को भी पढ़ेंगे, पल्लवों को भी पढ़ेंगे, ठीक है, और चोल वंश को भी पढ़ेंगे, चालुक्य को भी पढ़ेंगे, ठीक है। और जो एक और वंश है जो है हमारा, इसको हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट, ठीक है। तो राष्ट्रकूट को भी हम पढ़ेंगे। तो ये इसके अलावा जो है यही खास जो है दक्षिण भारत के राज्य हैं या वंश है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, तो वो एक अलग वीडियो क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी ये हमने चालुक्य वंश के बारे में थोड़ा सा आप लोग को फीडबैक दिया है। अब आते हैं राष्ट्रकूट। तो चालुक्यों के बाद जो है, वातापी के चालुक्यों के बाद जो है राष्ट्रकूटों ने दक्कन के में साम्राज्य स्थापित कर लिया। दक्कन बेसिकली कर्नाटका, कर्नाटका का जो पार्ट था वो दक्कन बोला जाता था। कर्नाटका, महाराष्ट्र, थोड़ा सा प्रदेश आंध्र प्रदेश। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग था, जिसने 752 ईस्वी में चालुक्यों को पराजित करके बादामी पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अब राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो चंद्रवरदाई जो था वो पृथ्वीराज तृतीय जो अजमेर का शासक था उसका कवि था, दरबारी कवि था। तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी और उसमें जो है राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड के द्वारा बताया गया है वर्णन कि ये जो है अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अग्निकुंड से जो है कौन कौन से राजपूत जो है उत्पन्न हुए थे। तो ये पृथ्वीराज रासो की कथा के अनुसार परशुराम द्वारा क्षत्रियों का विनाश कर देने पर शासकों के अभाव में अत्याचार बढ़ गए। तब पृथ्वी की त्रासना हरण करने के लिए वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया। आबू पर्वत कहाँ है? ये माउंट आबू है, ये राजस्थान में है, याद रखिएगा। तो जिसके अग्निकुंड से 4 राजपूतों परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य की उत्पत्ति हुई, ठीक है। उत्तर भारत का चक्रवर्ती राजा बनने के लिए कन्नौज पर अधिकार करना आवश्यक हो गया था। तो राजनीतिक महत्व के साथ ही कन्नौज नगर का पर्याप्त आर्थिक महत्व भी था, ठीक है। गंगा और यमुना के बीच में स्थित कन्नौज देश का सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश था। यहाँ से विभिन्न दिशाओं को व्यापारी मार्ग जाते थे। 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की समाप्ति पर भारत में 3 महाशक्तियाँ थीं, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो ये अब हमारा ये त्रिपक्षीय जो त्रिकूटीय संघर्ष जो होने वाला है उसके बारे में यहाँ जानकारी मिलती। अब पाल कहाँ थे? ये पाल हमारे जो थे बंगाल में थे। पाल और सैन वंश जो था वो बंगाल में था। गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, ये हमारे नॉर्थ इंडिया में थे, कन्नौज के क्षेत्र में थे। और ये जो राष्ट्रकूट थे ये साउथ इंडिया में थे, कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तो अब जो है अगले 100 वर्षों तक ये महाशक्तियाँ साम्राज्य की होड़ में कन्नौज पर प्रभुत्व स्थापना के लिए संघर्ष करती रही। अब कन्नौज जो था वो गंगा यमुना का दोआब भी था, तो बहुत ही उपजाऊ भूमि थी और बड़ा प्रदेश था, ठीक है। तो इसलिए वो कन्नौज पर जो है आक्रमण करके अपनी विजय पाना चाहते थे, कन्नौज को अपने साथ मिलाना चाहते थे। तो कन्नौज पर आधिपत्य का प्रथम संघर्ष जो है गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज तथा पालवंशी धर्मपाल में हुआ, ठीक है, जिसमें धर्मपाल पराजित हुआ। राष्ट्रकूट ध्रुव ने, अब राष्ट्रकूट भी आ गए यहाँ,
तो ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार का जो वत्सराज था और पाल शासक धर्मपाल था, उन दोनों को पराजित कर दिया और त्रिकोणी संघर्ष आरंभ किया। ठीक है, फिर उसके बाद त्रिकोणी संघर्ष सामान्यतः 6 चरणों में हुआ, जिसमें अंततः गुर्जर प्रतिहार राजा मिहिर भोज ने निर्णायक विजय प्राप्त करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो इसमें त्रिगुटीय जो संघर्ष था, इसमें कौन सफल हुए? गुर्जर प्रतिहार सफल हुए। तो गुर्जर प्रतिहारों को अग्निकुल राजपूत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो अभी हमने बताया ही है। तो 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक उन्होंने मध्य देश के बड़े भागों तथा कन्नौज को अधीन करके कन्नौज को राजधानी बनाया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम। इसके राज्य में राजस्थान, मालवा और गुजरात के हिस्से सम्मिलित थे। अब इसने जो है राजस्थान जो है उसमें भी विजय प्राप्त कर ली, मालवा क्षेत्र भी इसी का था और गुजरात पर भी इसने थोड़ा सा गुजरात भी अपने हिस्से में मिला लिया। नागभट्ट प्रथम के उत्तराधिकारी कौन था? वत्सराज। उसने बंगाल के धर्मपाल को पराजित किया और त्रिकोणी संघर्ष में भाग लिया। अब देखिए यहाँ पे बंगाल आ गया है कि बंगाल के राजा थे पाल वंश। ठीक है, और पाल वंश के बाद में बंगाल में सेन वंश आए थे। दोनों के बारे में, दोनों वंशों के राजाओं के बारे में या सम्राटों के बारे में हम बाद में अलग से जो है एक एक्स्ट्रा क्लास जो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लेक्चर होगा उसमें डिफरेंट जो है केवल पाल वंश और सेन वंश के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नागभट्ट तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण करके धर्मपाल को पराजित किया। अंततः धर्मपाल तथा राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रकूट के वंश के बारे में, ये दक्षिण भारत का वंश था जो महाराष्ट्र कर्नाटक में था। ठीक है, तो गोविंद तृतीय हुआ, कृष्ण प्रथम हुआ, कृष्ण तृतीय हुआ, ये सब जो है ये राष्ट्रकूट थे। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सम्मिलित रूप से नागभट्ट तृतीय को कन्नौज छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। ठीक है, धर्मपाल तथा राष्ट्रकूट राजा जो गोविंद तृतीय था 794 से 813 ईस्वी के बाद। नेक्स्ट आते हैं, गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के राज्य में राजस्थान, मालवा और गुजरात के हिस्से सम्मिलित थे। ठीक है, ठीक है, अब नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर धर्मपाल को पराजित किया। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट है भोज प्रतिहार या मिहिर भोज, तथा इसको जो है भोज प्रथम भी कहा जाता है अथवा भोज प्रथम। ठीक है, 836 से 885 ईस्वी तक ये रहा था राजा। तो उसने अंततः राष्ट्रकूटों और पालों को पराजित कर दिया। अब ये भोज कौन था? भोज प्रतिहार था। ठीक है, और पराजित करके पंजाब और काठियावाड़ से लेकर कौशल ये अयोध्या रखती थी, अयोध्या राजधानी थी कौशल की, और कन्नौज तक साम्राज्य को विस्तार कर लिया। कन्नौज से शासन करने वाले भोज प्रतिहार ने विष्णु के समान में आदि वराह की उपाधि धारण की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। उपाधियां तो सभी की याद ही कर लीजिएगा क्योंकि बहुत पूछी जाती हैं। भोज प्रतिहार पुत्र महेंद्रपाल, देखिए इसका नाम महेंद्रपाल जरूर है, ठीक है, लेकिन ये पाल वंश का नहीं है, याद रखिएगा। तो 885 से 910 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इसके द्वारा जो है प्रतिहार साम्राज्य में मगध और उत्तरी बंगाल तक विस्तृत हो गया था प्रतिहार। ठीक है, और महेंद्रपाल के बाद में प्रतिहार साम्राज्य का गौरव जाता रहा और वह क्रमशः विनष्ट हो गया। तो हमने अभी इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हर्षवर्धन के बारे में, थोड़ा कुछ चालुक्य वंश के बारे में, थोड़ा कुछ राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ा और साथ में त्रिपक्षीय जो संघर्ष था जो उसके बारे में भी डिस्कस किया। वाकाटक वंश भी इम्पोर्टेंट हो गया था तो उसको भी थोड़ा सा देखा हमने। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग इसके आगे का कालक्रम देखेंगे। अभी गुप्तोत्तर काल जो है, ये गुप्तोत्तर काल जो है ये बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये जो है अभी चलेगा, कम से कम इसमें 2-3 जो है वीडियो लेक्चर होंगे आप लोग के, तो इसमें जो है गुप्तोत्तर काल जो है चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे और आपको इसकी जानकारी मिलती रहे। अगर मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इसमें हमको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा प्रोवाइड करी जा रही है, तो लाइक ज़रूर बनता है। कमेंट्स दीजिए ताकि और भी पता लगे मुझे कि कैसा जो है
मैं आप लोग को जो डिलीवर कर रहा हूँ जो लेक्चर, उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स और होने हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग उत्तर भारत के कुछ राज्यों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब उसमें जो है पाल वंश भी आएगा। उत्तर भारत में हमारे मध्य प्रदेश में चंदेल वंश का उदय हो चुका था, ठीक है, तो चंदेल वंश भी आएगा, ठीक है। उसके बाद में और भी जैसे सैन वंश है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी उत्तर भारत में राजपूत में पृथ्वीराज चौहान का जो वंश है, राजपूत वंश है, उसके बाद में सिसोदिया वंश है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे को ये गुप्तोत्तर काल जो है चलेगा, 2-3 जो लेक्चर होंगे उसके बाद ही ये हमारा ख़त्म होगा। तो फिलहाल थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।